हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर पूनम मोरे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो लास्ट 20 डेज, आई थिंक 30 डेज भी नहीं बचे, 20 डेज बचे आप लोगों के इंटरव्यू को। तो इस टाइम पे 20 डेज में हम लोग किस टाइप से मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियो लिए हैं, तो अगर आपने उसके हिसाब से पढ़ाई करी हो, नहीं करी हो, ठीक है। देन लास्ट 20 डेज में ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग उसको और अच्छा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको आप अभी की स्टेज में, जैसे मान लो अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो आप आज ही मतलब एक सबसे पहले तो एक पेन और डायरी लेके बैठना। जस्ट ऐसे घूमते फिरते इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो आप सुनोगे और स्किप कर जाओगे। तो एक बार चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग 20 डेज में आप इसमें इसके लिए मेहनत करना। तो इतना तो मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आप 20 डेज भी इसके हिसाब से पढ़े तो एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेट आप इतना कर पाओगे कि अपने को एक अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाओ वहाँ पे। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे फर्स्टली आप क्या करिए कि अपनी जो प्रिपरेशन इंटरव्यू को उसको 3 मतलब सब सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्टली जो मेन सेक्शंस होता है एक डीएफ फॉर्म, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो कि अभी आप लोगों ने भरा होगा इंटरव्यू का। तो उसके जो पॉइंट वाइज पॉइंट उसके मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना है। मतलब मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी, जस्ट मैं आपको समरी बता लूँ कि इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ ना, एक बार मैं। हाँ, तो ये चीज़ों के बारे में, एक तो डीएफ फॉर्म के बारे में, दूसरा होता है करंट न्यूज़ जो चल रही है अपडेटेड, देन वेटनरी से रिलेटेड चीज़ों की आप किस तरह से तैयारी करोगे। पहला डिस्कशन अपना इस टॉपिक पे होगा। देन लास्ट 30 डेज में आप और क्या इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हो और किस तरीके से मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसमें कुछ ऐसे वैल्यूएटेड पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। देन ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि आपका क्या ड्रेसिंग सेंस हो ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट जाए इंटरव्यूअर के ऊपर। देन हम लोग बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है, किस टाइप से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हो इंटरव्यू के दिन। और थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ वाज माई इंटरव्यू, मतलब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, किस टाइप से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किस टाइप से सारी प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, और मेरे इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप से मतलब मैंने आंसर करे थे। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब मेरे हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स थे 45। तो किस टाइप से मैंने प्रिपरेशन करती हूँ वो थोड़ा मैं आपके साथ में वो डिस्कस करूँगी, ताकि आप उसके आसपास नंबर ला सको। देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 3 सब सेक्शंस की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना। तो डीएफ फॉर्म की बात करते हैं। तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग से आपने जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक जिसको कहते हैं, तो उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको एक एक पॉइंट के बारे में थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स मतलब प्रिपेयर कर लेना है कि आपके नाम से रिलेटेड चीज़ें, और आपका नाम मतलब कि क्या उसका मीनिंग होता है, क्या किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम है क्या, और इसके साथ में और आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड किस उस दिन कोई पर्टिकुलर इवेंट्स हुआ है क्या। देन दूसरी बात ये कि आप अभी क्या कर रहे हो, बहुत मायने रखता है। अगर आप या तो आप अभी कोई जॉब कर रहे होंगे, या तो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, या तो गवर्नमेंट में एवीएफओ या फिर एम्बुलेंस 1962 की जॉब कर रहे होंगे, या तो हो सकता है आप पीजी कर रहे हो इस समय। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ये जो इंटरव्यू होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। अगर आप एवीएफओ वगैरह की जॉब में, तो डिपेंड करता वहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे मैं भी उस समय एवीएफओ जॉब में ही थी, तो वो सिंपल सा मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अभी क्या कर रहे हो। फिर उसमें क्या क्या वर्क्स होते हैं, लाइक वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, उसमें योजना वगैरह है। तो योजना आपको सेंट्रल और वो अपनी स्टेट दोनों के बारे में थोड़ा सा मतलब डिटेल में पता होना चाहिए। अगर वो किसी योजना को आप योजना के नाम बताते हो तो उस पर्टिकुलर उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल दिमाग में रखिए कि क्या योजना है, अभी लेटेस्ट कौन सी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में सब चीज़ें। और अभी मिनिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि पशुपालन मंत्री कौन है, सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट में कौन है, इस टाइप से चीज़ें। और अगर आप 1962 कर रहे हो तो क्या क्या वहाँ पे मतलब ये योजनाएं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, आपको पता है इसमें, और क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब किस टाइप के आपको केसेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, किस एरिया में आप जॉब कर रहे हो। तो जैसे कि मैं उस समय सांची में पोस्टेड थी, तो मुझसे सांची से रिलेटेड पूछा गया था, सांची स्तूपा के बारे में, सांची सोलर सिटी के बारे में। तो आपको अपनी एक डिस्ट्रिक्ट तो तैयार करनी है, साथ में आप जिस प्लेस पे पोस्टेड हो उसके बारे में भी थोड़ा जनरल आप देख लीजिए कि जो रिसेंटली कुछ अगर न्यूज़ में रहा हो वो टॉप में वो प्लेसेस, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। देन उसके बाद में आपसे ये पूछ सकते हैं कि
हॉबी हॉबी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर अपने हॉबी अगर कुछ भी लिखे, मान लो पेंटिंग करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क कर लीजिए कि 1-2 दिन आप उसको करके भी देख सकते हो और उसके बारे में थोड़ा जनरल जो डाटा होता है, मतलब एक प्रकार से जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। उसको एक छोटी सी डायरी में लिख लीजिए कि ये चीज़ें इस टाइप से। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि वो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि मान लो जैसे मैंने पेंटिंग हॉबी लिखी है, तो पेंटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे यूपीएससी हो सकता है, एमपीपीएससी हो सकता है। तो जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो थोड़ा दिमाग में आइडिया हो जाता है, उस टाइप से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद में अपन ये सब चीज़ें हो गई। और ठीक है। और स्कूलिंग कॉलेज वगैरह की महू, अगर महू से करा, जबलपुर से करा है, तो जनरल उसके बारे में तो आपकी महू के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्यों फेमस है, क्या है उस वहाँ पे। और जबलपुर से करा है या रीवा से करा है तो सिंपल चीज़ें, यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी का नाम नानाजी देशमुख है तो क्यों है, इस टाइप से कौन है नानाजी देशमुख, ये सब चीज़ें थोड़ी सी। और इन पे थोड़ा फोकस करिए, मतलब ज़्यादा नहीं। आप एक काम करिए, अगर आपके पास 20 दिन है, अगर मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊँ तो अगर आपके पास में 20 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, तो 20 दिन में से आप 2 दिन भी अगर डीएफ को पूरी तरीके से दे दीजिए। सबसे पहले आप 2 दिन दीजिए स्टार्टिंग के। अभी अगर आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जस्ट ऐसे ही मजे कर रहे हो, तो कुछ नहीं, 2 दिन आप सिर्फ डीएफ को दीजिए, अपना पूरा निकालिए वो, और नेट से ढूंढ के चीज़ें अपने एक डायरी में 3-4 पन्ने के पेजेस में कंप्लीट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका एक डीएफ वाला चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। देन हम लोग करेंट की बात करते हैं। तो करेंट में क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चीज़ों को, जो मुद्दे अभी लेटेस्ट चल रहे हैं 1 मंथ के अराउंड, ज़्यादा डिटेल में पीछे का नहीं जाना है, सिर्फ इस पर्टिकुलर 1 मंथ में जो, जैसे 10 जून को है तो 10 मई से लेकर 10 जून के बीच में क्या क्या रिसेंट इशू हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और आपके पर्टिकुलर स्टेट में कोई प्लेसेस होगी वहाँ पे कुछ ऐसा रिसेंट कुछ हुआ होगा। जैसे एक तो इलेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, और भी कुछ अगर हो रहा है बहुत ज़्यादा एकदम जो हाईलाइटेड न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी न्यूज़ हमने पकड़ ली, कुछ बहुत बड़ा जिसके ऊपर रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिबेट्स वगैरह हुई है, तो उनके बारे में थोड़े अपने थॉट्स का क्या है, वो क्या मुद्दा है, और उसके बारे में थोड़े अपने 2-3 पॉइंट्स के, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों, और इस टाइप से 2-3, अगर नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पे डाल दीजिए, तो वो 2-3 पॉइंट्स अपने लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि हमें उस पर नोट्स ही बनाने लगे, 2-3 लाइन लिख लीजिए बस। और इस प्रोस्पेक्टिव में तैयार करिए कि नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, क्योंकि एक मैंने इंटरव्यू देखा था एमपीपीएससी का, तो उनने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही, कि आप एक इंटरनेशनल, नेशनल और एक स्पोर्ट्स की, और एक अपने हिसाब से कोई भी ऐसे न्यूज़ कैटेगराइज करके एक न्यूज़ बताइए जो बहुत रिसेंटली चल रही है अभी लास्ट मंथ में। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, है ना। और तो दैनिक भास्कर फॉलो कीजिए, 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले लो दैनिक भास्कर का, उसमें मेन पॉइंट जो दिख रहे हैं बस उन्हीं को, वो जो मुद्दे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस जनरेट कर लो तो काम हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर नहीं भी करे तो स्किप भी कर सकते हो, पर फिर भी। और हाँ, इंटरव्यू के दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना है कि इंटरव्यू के दिन पर्टिकुलर उस डे के दिन क्या, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे आ जाता है न्यूज़, तो आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पे प्रोसेस, किस टाइप के न्यूज़ आज सिर्फ सब मेन हेडिंग में आए हैं, सिर्फ हेडिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट हमारा आता है वेटनरी के बारे में। अब सबको क्यूरियोसिटी ये होती है कि वेटनरी का इतना बड़ा सिलेबस है, हमने थ्योरी में तो कर लिया था, अब इंटरव्यू में हम लोग उसको किस टाइप से इसको प्रिपेयर करें। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग बेसिक ही पूछते हैं, और अगर ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं तो वैसे भी नहीं बनने वाले, हम लोग कितना भी पढ़ ले वो नहीं बनेंगे। तो ये है कि अपनी जहाँ कमांड है उसको जितना वो लोग मतलब जितने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए जो आपने पहले पढ़ा है थ्योरी में, जस्ट उसकी थ्रू आउट रीडिंग बस करना है, जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लाइक एनिमल रिफ्रेशर देख लिया आपने, तो उससे एनिमल साइंस वाला क्वेश्चन है, अगर जैसे न्यूट्रिशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, एलपीएम में ब्रीड्स वगैरह पूछी जाती है, जेनेटिक्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। और इधर वेटनरी साइंस में अगर हम लोग देखें तो सर्जरी मेडिसिन से थोड़े क्वेश्चन रहते हैं, मतलब यही 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे थोड़ा फोकस उनका होता है। तो इनको आप रिफ्रेशर जस्ट रीडिंग कर लीजिए, और बाकी भिखानी सर की बुक वो हैंड आउट वो आती है ना, हैंड बुक आती है, उसको जस्ट थ्रू आउट रीडिंग बस कर लीजिए कि अच्छा ये अगर इस टाइप की आती है। जैसे कि अगर हम लोग वेटनरी साइंस वाले पोर्शन की बात करें तो पर्टिकुलर डायग्नोसिस देख लीजिए कि पर्टिकुलर डिजीज है उसकी क्या मेन, आप उसको जैसे कि मेन क्या डायग्नोसिस किस टाइप से होगी, अगर एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है उसके बेसिस पे, लाइक
तो ये चीज़ें हो सकती है। उसके लिए क्या स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उसकी लिस्ट याद कर लीजिए। ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से जो पशु आरोग्य में एवीएफओ वाली बुक होती है, उसमें भी काफ़ी शॉर्ट में हिंदी में दिया हुआ है। तो इससे ये चीज़ें होगी कि जनरल आपकी योगी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हाँ ठीक है, अगर पूछा तो हम बता देंगे, बाकी इतना सब कुछ तो आपने पढ़ा ही है, तो वैसे भी आप बता ही दोगे। और अगर क्या होता है, वो लोग डीप में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इतना डीप चल जाते हैं कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आके हमको सॉरी कहना ही पड़ता है। तो घबराना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तो भले आप 6, 7, 8 भी सॉरी कह रहे हो तो नंबर आपको वो अच्छे भर भर के देते हैं। पर जहाँ आप घबराए, जहाँ आपके चेहरे पे सिकन दिखी, तो वहाँ मतलब आपके नंबर गए। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इस एटीट्यूड में वहाँ पे रहना चाहिए। तो वेटनरी के बारे में आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप, एक मैंने बताया एनुअल रिफ्रेशर को आप एक थ्रू आउट रिवाइज कर लीजिए। आरोग्यम को आपने पहले अगर पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो हिंदी मीडियम की जस्ट रिवाइज कर लीजिए, और भिखाने के हैंडआउट्स देख लीजिए। और थोड़ा अगर टाइम अगर आपके पास में पहले भी पढ़ते आ रहे हो तो पशुधन प्रहरी करके एक साइट है, अगर उसको कर सकते हो तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है, लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह जो उसमें छपते रहते हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए, हेल्प करते हैं। बाकी टाइम नहीं तो कोई इतना बाउंडेड नहीं कि आपको करना ही है, बस इतना कर लीजिए। बाकी चले जाइए बेफिक्र होके, है ना, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और एक चीज़ मैं आपको ये भी इसमें ऐड ऑन करूँगी कि जो थ्योरी के नंबर होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, कि डिपेंड करते हैं कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर पहले से अच्छे तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि, पर हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि नंबर अच्छे तो हमने प्रिपरेशन ही छोड़ दी, क्योंकि उससे रैंक पीछे हो जाएगी। नंबर कितने भी अच्छे रहे और नंबर कितने भी कम रहे, ना तो ज़्यादा बहुत खुश होना है कि हम तो वैसे ही हो जाएगा, या तो ना तो ज़्यादा अपने को डिप्रेस होना है। और अगर बाउंड्री पर है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि अपने को अगर इन होना है तो अपने को करना पड़ेगा मेहनत। तो जो ज़्यादा नंबर मैक्सिमम देखा जाता है कि जैसे लास्ट टाइम में 45 नंबर हाईएस्ट थे और 14-15 नंबर लोएस्ट मिले भी है। तो इसका मतलब ये कि इंटरव्यू तैयारी भी बहुत मायने रखती है, कि आपको 14-15 नंबर भी मिल रहे हैं इंटरव्यू में, 45 नंबर भी मिल रहे हैं इंटरव्यू में, तो इससे बहुत ऊपर नीचे अंतर आ जाता है। तो अपनी प्रिपरेशन को मतलब हर तरीके से अपना 100% एफर्ट दीजिए, जितना आप दे सकते हो। देन इसके बाद में हम लोग ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो सूट या तो साड़ी दोनों में से कोई एक चीज़ पहनना पड़ेगा। बट अगर आप अगर आपके लिए मतलब अगर आप पहन सकते हो तो मेरी वो रहेगी कि आप साड़ी वेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे एक जो प्रोफेशनल लुक ज़्यादा अच्छा दिखता है। और साड़ी भी ऐसी कि जो एकदम सिंपल एंड सोवर टाइप की हो, हम लोगों को मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं रेडी होना है, बाल वगैरह पूरे प्रॉपरली क्लिप होना चाहिए इस टाइप से। और अगर सूट पहन रहे हो तो भी कोई इशू नहीं, पहन लो, बट साड़ी पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं पहन पा रहे हो तो सूट भी फिर एक साइड में चुनरी वगैरह डाल के इस टाइप से आप वेयर कर सकते हो। साथ में ऐसी कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं पहनना है, जिस टाइप से ये जो रिंग इस टाइप से होती है, ये सब चीज़ें निकाल के जाना है वहाँ पे, उससे एक इम्पैक्ट गलत जाता है, क्वेश्चन फालतू के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लड़कों के लिए तो फिर वो फॉर्मल ड्रेसेस जो होती है ब्लू ब्लैक जो भी वो वेयर करते हैं उस हिसाब से वो देख सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस तो नो डाउट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर हम कितना भी मतलब मैंने पहले भी आपको यही बता रही थी मैं कि कितना भी इंटरव्यू कितना भी आपको मतलब वो टफ क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और अगर आप एकदम पेशेंस के साथ में अपने सिंप्लिसिटी के साथ में जनरल उनके आंसर दे रहे हैं, नहीं बन रहे तो इस हल्के से ठीक है, नहीं आए तो सॉरी बोल रहे हैं, तो क्या रहता है कि उन पर ये रहता है कि आपकी सहनशक्ति होना चाहिए, वो चेक होती है कि आप उसको किस टाइप से उसको टॉलरेट कर पा रहे हो, किस टाइप से आप उसका आंसर दे पा रहे हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जस्ट चिल रहना है। और वहाँ पे ऐसा घबराना नहीं है कि किसी का मतलब, क्योंकि एक एक करके इंटरव्यू होते रहते हैं, वो एक एक बच्चे आते बार, तो घबराना नहीं है कि उनका इंटरव्यू अच्छा गया है, उनका पैनल अच्छा है, उनका पैनल, या कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने को पहचान के प्रोफेसर मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर क्षमता है, तो अपन कैसे भी कर जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। तो थ्रू आउट ये होना चाहिए कि अगर आपका 10 जून को है तो 7-8 तारीख तक पढ़िए, उसके बाद में बंद कर दीजिए, और सिर्फ करंट अफेयर थोड़ा सा देख लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह, और जस्ट चिल आउट रहिए। और अगर फ्री टाइम है तो इंटरव्यू पे जो यूट्यूब पे इंटरव्यू आते रहते हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। और एक चीज़ हेल्प करती है, जैसे कि जो MPPSC में रिसेंट सिविल सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू होते हैं, तो वो जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछे। जब हम लोगों का इंटरव्यू होता है तब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो भी हेल्प करते कि अच्छा अभी जो चेयरमैन से उनकी क्या थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई बार वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो उनको देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर कुछ पॉइंट आपने मिस कर रहे हो तो उसके बारे में नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो ऐसे अपने प्रिपेयर को मतलब थ्रू आउट कीजिए। देन लास्ट इज मतलब कि हाउ वाज माई इंटरव्यू, कि मेरा इंटरव्यू कैसा था। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे करती हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले आप जाओगे 9 बजे वहाँ पे, तो गेट कीपर होगा वहाँ पे, आपका आधार कार्ड और वो जो चीज़ होती है अपनी क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड दिखा के आप अंदर एंट्री लेते हैं। फिर एंट्री के बाद में क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं। फिर हम लोग को तो कोविड सर्टिफिकेट, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मंगवाया था उस समय। देन फिर वहाँ पे आप अंदर जाते हो तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी रहती है जिसमें ABCD करके होते हैं, उसमें सबके रोल नंबर लिखे होते हैं। वो रैंडमली होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि किसी के स्पेसिफिक रोल नंबर वाइज वो कैटेगराइज हो, ऐसा नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि आप किस उसमें हो, बोर्ड में हो, ABCD करके। फिर अंदर जाऊंगी तो एक स्वागत कक्ष जैसा होता है। स्वागत कक्ष कुछ नहीं, एक कमरा होता है बड़ा सा, सोफे वोपे लगे होते हैं, पंखा वंखा लगा होता है। वहाँ पे आपके 4 बोर्ड होते हैं, ABCD टाइप का होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ध्यान रखिए कि अगर कुछ चीज़ आपकी मतलब आपने जो फॉर्म भरे थे DF के, उस समय मान लो आपने कोई गलती कर दी हो, कुछ चीज़ मिसिंग नहीं लिख पाए हो, कुछ चीज़ आपने मिस हो गई आपसे लिखना, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि एक सेट अपने पास रख सकते हो। तो या फिर आप उस समय जब वो अपने को वापस देते तो उस समय लिख भी सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लंडर आपने गलती कर दी तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर चाहो तो एक सेट अपने पास लेके जा सकते हो, एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स अपने को वापस मिलते हैं। तो वहाँ तो अपन यहाँ बात करते हैं कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं अलग अलग। अगर मेरा नाम B में, C में, जिसमें भी है, तो उसी हिसाब से वो एक एक करके बुलाएंगे और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिर जो प्यून रहते हैं वो आते ही अपनी फाइल और अपने के साथ में वो जो पैनल बोर्ड होता है उधर साइड अपने को ले जाते हैं। फिर वहाँ पे अपने को थोड़ी देर बैठना होता है, 10-15 मिनट, जब तक किसी और का इंटरव्यू चल रहा होता है। देन हम लोग जब एंट्री करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ ये रहता है कि हम लोग क्या बोले, किस टाइप से उनको विश करें। तो मैंने तो ये रख लिया था कि मैंने नमस्ते सर बोला था, क्योंकि क्या होता है कि हड़बड़ाहट में हमें लगता है गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, गुड इवनिंग बोले, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इंटरव्यू चलना है। तो नमस्ते सर बोल दो। और एक चीज़ इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि 9 बजे से इंटरव्यू रहता है, शाम को 6 बजे तक। आपका नंबर आपको पता नहीं होता है कब आएगा, इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जाइए, थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनिए और टिफ़िन वगैरह लेके जाइए, क्योंकि वहाँ कैंटीन वगैरह शायद नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा था थोड़ा। और अभी तो गर्मी का सीजन रहेगा तो थोड़ा सा मतलब पानी वानी थोड़ा अच्छे से पीना, और थोड़ा सा मतलब दिमाग संतुलित रखना, ज़्यादा सब वो नहीं होना कि टेंशन में हाइपर हो गए। ग्लूकोज वगैरह लेके जाइए, थोड़ा सा चिल रही है वहाँ पे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस टाइप से मैं कमिंग सर बोल के विश करना है, नमस्ते सर, जो भी बोलना है आपको बोलिए। तो अंदर जाइए वो, और वहाँ पे जो रहता है कि अलग अलग टाइप के मतलब जो 4 बोर्ड होते हैं, डिपेंड करता है आपका किसका बोर्ड है। मेरा रेखवार सर का बोर्ड था। तो जब हम लोग अंदर मतलब गए तो वहाँ पे एक साइड में चेयर थी और एक टेबल रखा हुआ था, तो मैंने अपनी फाइल टेबल पे रख दी थी और फिर वहाँ बैठे। तो जो क्वेश्चन जनरली स्टार्ट करते हैं चेयरमैन सर ही करते हैं। तो मेरे से क्वेश्चन जो पूछे गए थे, फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि आपका रोल नंबर क्या है। देन आपका नाम उन्होंने देख लिया था, फिर नाम तो उन्हें खुद ने बोला था मेरा, फिर 2 बार उन्होंने रोल नंबर पूछा। देन मुझसे पूछा कि आप पूनम पापा क्या करते हैं। देन फिर मुझसे पूछा कि अच्छा आप क्या करते हो। फिर जब मैंने बताया कि मैं AVF में हूँ, मतलब इस पोस्ट पे हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऑलरेडी इस जॉब में हो तो फिर इसमें क्यों आना चाहते हो। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मेरा कार्य क्षेत्र छोटा है, इसके अंदर कैसे 10-12 गाँव आते हैं, और अगर मैं VS बन जाती हूँ तो पूरा ब्लॉक मेरे पास में होगा। तो उन्होंने कहा था, इससे वो सेटिस्फाइड थे। देन उसके बाद में उनका क्वेश्चन था कि अच्छा आप क्या क्या काम करते हो। देन योजनाओं के ऊपर वो लोग चले गए थे। फिर उसके बाद में वैक्सीनेशन पे चले गए, तो फिर वहाँ से वो रेबीज़ के ऊपर चले गए थे, डॉग वैक्सीनेशन के ऊपर चले गए थे। फिर वहाँ से उन्हें रेबीज़ में कि ह्यूमन्स में कितने इंजेक्शन लगते हैं, एनिमल्स में कितने लगते हैं पोस्ट पैट में। फिर वहाँ से उन्हें फिर उसके साथ में उन्हें मुझसे मैं जैसे सांची में पोस्टेड थी तो सोलर सिटी के बारे में पूछा कि कब इसका उद्घाटन हुआ था, इस टाइप से एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछा। देन स्तूपा के बारे में थोड़ा पूछा था। देन उनने क्वेश्चन पास आउट करा था और वेटनेरियंस को, तो उनने मुझसे जो वेटनरी जो प्रोफेशंस के इंटरव्यूअर बैठे थे उन लोगों ने मुझसे फिर से रेबीज़ को कंटिन्यू करा कि किस टाइप से उसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते, FAT के बारे में। देन अगर डेड एनिमल्स में किस टाइप से करके, लाइव एनिमल्स में कौन सा टेस्ट लगाते हैं। देन जो लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवोमिज्म पे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देन मुझसे न्यूट्रिशन में क्वेश्चन पूछे थे, वो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री और रूसी टेक्निक्स वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। और इस टाइप से ये सब चीज़ें मुझसे और पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो इस टाइप से जनरल मेरा इंटरव्यू चला था, और इनमें जो क्वेश्चंस थे उनमें मैंने जनरल बेसिक आंसर दे दिए थे, और जब वो और ज़्यादा डीप चले गए तो एट द लास्ट मोमेंट मुझे भी सॉरी कहना पड़ा था। तो इतना नहीं अपने को घबराना है, और आई कॉन्टेक्ट बराबर से रखना है कि
टेंशन बिल्कुल नहीं है, बाकी थैंक यू सर बोल के अपन वापस आ गए। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बी कॉन्फिडेंस और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया ज़ोरों शोरों से 20 डेज़ में अपने को करना है। और जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स में, डीएफ को 2 दिन में कर लीजिए, 2-3 दिन दे दीजिए डीएफ को। 3 दिन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, जितना डाटा ढूँढना है, जितना करना है 3 दिन सफिशिएंट है। देन उसके बाद में वेटनरी और करंट को आप करंट और वेटनरी को फिर साथ में लेके चलिए, थोड़ा उस हिसाब से, और फिर रिवाइज करते रहिए, इंटरव्यू देखते रहिए, कुछ पॉइंट एड ऑन करते रहिए, तो हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।